हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने के बाद हमें राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को पढ़ लिया था। और उसी क्रम में अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को 4 भागों में विभाजित किया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? पहला, युद्ध व बाहरी आक्रमण या आंतरिक या उनका खतरा उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 352। यदि युद्ध हो, कोई बाहरी आक्रमण हो या फिर कोई आंतरिक खतरा उत्पन्न हो गया हो या उत्पन्न होने की संभावना हो, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। दूसरा है, राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 कि यदि जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यदि वहाँ की शासन व्यवस्था विफल हो जाए किन्हीं कारणों से, तो उसकी विफल होने पर अनुच्छेद 356 के अनुसार सीधा प्रशासन वहाँ का उन राज्य का राष्ट्रपति के हाथों में आ सकता है। और तीसरा है, वित्तीय संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360। इसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रीय आय और व्यय के बीच में एक बड़ा घोटाला हो जाए या बड़ा संकट उत्पन्न हो जाए, जिसे वित्तीय संकट का नाम दिया जाए, जिससे विश्व की देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाए या विश्व का कोई संकट उभर कर आ जाए, उसका विश्व प्रभाव भारत में भी पड़े, तो ऐसे समय में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 4 का गैप है, याद रहे, 352, 56 और 60। तो ये विशेष जानकारी के लिए आपको याद रखना है। इसके बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट इनको पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 352 हमें क्या कहता है और किस प्रकार से राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। पहला, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक या उनका खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार संकट काल घोषित कर सकता है। उसका पहला पॉइंट है, आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति की पूर्ण जानकारी या विधि। कि राष्ट्रपति इस बात की पूर्ण जांच कर लेता है कि क्या आपातकाल लगाने के लिए परिस्थितियां ऐसी हैं और उनकी पूर्ण जानकारी या स्थिति का ज्ञान राष्ट्रपति रखता है। तो संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात आपातकाल घोषित किए जाने की विधि के अनुसार अनुच्छेद 352 की व्यवस्था की गई है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका होने पर भारत या भारत के किसी भी भाग पर सुरक्षा का खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल इस प्रकार की आशंका को लिखित रूप में राष्ट्रपति के पास भिजवाए। अब तक 3 बार इसका प्रयोग हो चुका है। पहली बार भारत चीन आक्रमण के समय 1962 में, नंबर 2 भारत पाक युद्ध के समय 1971 के समय, और तीसरी बार 1975 भारत में आपातकाल घोषित होने पर इसको रोका गया। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बिना रोक टोक या कानूनी कार्यवाही और गैर नसबंदी अभियान चलाने पर ऐसा संकट उत्पन्न होने की संभावना थी। तो 3 बार धारा 352 को राष्ट्रपति ने प्रयोग किया है, जो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है, संसद द्वारा आपातकाल की पुष्टि व इसकी अवधि। कि राष्ट्रपति की घोषणा के पश्चात 1 महीने के भीतर उसे संसद में पेश किया जाना आवश्यक होता है। 1 महीने में
दोनों सदनों में स्वीकार नहीं करने पर अवधि समाप्त होने की घोषणा हो जाती है और आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा का विघटन हो जाए या राज्य सभा उसे स्वीकार कर ले तो 30 दिन बाद भी आपातकाल जारी रह सकता है और यदि 30 दिन के भीतर लोकसभा भी इसे स्वीकार कर ले तो यह आपातकाल 6 महीने तक चल सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति की जब घोषणा हो जाती है तो इसके 1 महीने बाद संसद में आपातकाल की पुष्टि होना आवश्यक है। संसद यानी व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमें ज्ञात है। तो यदि राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और लोकसभा का विघटन हो चुका है तो ऐसे समय में 30 दिन तक राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। लेकिन उस 1 महीने के भीतर ना लोकसभा में पारित हुआ ना राज्यसभा में पारित हुआ तो फिर क्या होगा कि वो आपातकाल समय अवधि यानी टाइम आउट की घोषणा हो जाती है और वो आपातकाल लागू नहीं हो सकता। लेकिन यदि राज्यसभा ने पारित कर दिया तो 30 दिन तक चल सकता है और इसी बीच में लोकसभा ने भी उसको पारित कर दिया तो फिर आपातकाल 6 महीने तक चल सकता है, लगातार बढ़ाया जा सकता है। अगला है आपातकाल की घोषणा के प्रभाव। ये आपातकाल घोषित होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद 352 के बाद, तो उसे हम पढ़ेंगे बारी बारी। ये कार्यपालिका संबंधी प्रभाव क्या पड़ता है, व्यवस्थापिका या विधायिका संबंधी क्या प्रभाव पड़ता है, वित्तीय प्रभाव क्या होता है और मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम पढ़ेंगे। तो आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय संकट की व्यापक या गंभीर परिणाम निकले तो इनमें से ये प्रमुख है, निकलते हैं गंभीर परिणाम। पहला है कार्यपालिका संबंधी प्रभाव। इस घोषणा से सारे देश का प्रशासन शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है, अर्थात उस समय केंद्रीय कार्यपालिका के हाथों में ही समस्त शासन प्रणाली आ जाती है। नंबर 2, विधायी प्रभाव। इस समय संसद के या सारे देश के किसी भाग के लिए राष्ट्रपति कानून का निर्माण कर सकता है। ये कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है, लेकिन अभी व्यवस्थापिका का कार्य राष्ट्रपति कर सकता है, यानी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी समय कोई से भी कानून का निर्माण कर सकता है। तीसरा है वित्तीय प्रभाव। राष्ट्रपति संसद के अनुसमर्थन से संघ व राज्यों के राजस्व विभाजन में परिवर्तन कर सकता है। जो भी राजस्व दिया जाता है संघ और राज्यों में, उसमें परिवर्तन कर सकता है। और अंतिम है मूल अधिकारों का प्रभाव कि 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद केवल युद्ध व भारी आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता था। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ऐसा नहीं होता था, किंतु अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होते थे। इस काल में भी न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि लेखों को भी जारी कर सकता है। तो इस समय मूल अधिकारों के तो प्रभाव पड़ता है और मूल अधिकारों का प्रभाव के समय अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अगला है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे, यानी अनुच्छेद 356, जब राज्य की सरकारें विफल हो जाए किसी कारणवश, तो फिर सीधा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उसका फर्स्ट पॉइंट है घोषणा के जारी किए जाने की विधि, कि संसद के अनुसार ही, संविधान के अनुसार ही जो घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो घोषणा जारी करने की विधि क्या है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। घोषणा के जारी किए जाने की विधि। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर
या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि संविधान के अनुसार राज्य का शासन या संचालन सफल ढंग से नहीं हो चल रहा, तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के इस आपातकाल की घोषणा संघीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही कर सकता है और संघीय मंत्रिमंडल भी ऐसी सिफारिश राज्यपाल के इस आशय के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात ही कर सकता है कि यदि राज्यपाल लिखित रूप में राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन भेजे कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की समस्या उत्पन्न हो रही है और ऐसे समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल भी इसकी पुष्टि कर दे, तो फिर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने में जरा भी देर नहीं लगती है। अगला है संसद द्वारा घोषणा की पुष्टि। पहले किसी घोषणा को समाप्त करने से संबंधित घोषणा को छोड़कर ऐसी प्रत्येक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा घोषणा जारी किए जाने की दिनांक से 2 माह बाद वह समाप्त हो जाएगी, यदि इस अवधि से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया गया हो। लोकसभा के विघटित होने के 2 महीने के भीतर राज्यसभा उसकी पुष्टि कर दे तो 30 दिन तक यह घोषणा लागू रहती है और प्रत्येक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा इस प्रकार की स्वीकृति होने पर घोषणा 6 माह तक चल सकती है तथा इसका अधिकतम समय 1 वर्ष तक भी रह सकता है, जब निर्वाचन आयोग भी इसकी पुष्टि करता है। तो संसद की अवधि के बाद कि 2 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से यदि प्रतिवेदन प्राप्त हो जाता है तो इसकी घोषणा दोनों से होने के बाद ये वही 6 महीने से तक चल सकता है और यदि आवश्यकता महसूस की जा रही है तो इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, 1 साल तक की भी की जा सकती है। हमें ज्ञात है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, लेह लद्दाख में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लागू होने की पूर्ण संभावना थी। तो क्यों थी, कारण क्या था? हम सबको ज्ञात है कि कश्मीर में धारा 370 जब लगा दी गई थी तो वहाँ पर 370 और 35 से जब वहाँ पर हटा दी गई थी तो उनके हटने से वहाँ का जो माहौल था एकदम गरमाया हुआ था और इसी वजह से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो इस प्रकार की जो पॉलिटिकल साइंस है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल साइंस आपको जीके भी देती है और आपका कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उन सबको 60% तक का कवरेज जो मिलता है वो पॉलिटिकल साइंस से ही मिलता है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस थोड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए कि जितने भी एकेडमिक आपके क्वेश्चनरीज होती है उन सब में इन सब चीज़ों की बहुत ही महत्वता होती है। अगला है घोषणा के प्रभाव। तो घोषणा के प्रभाव में वैधानिक प्रभाव, गवर्नर व राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अधिकार, पारित विधेयक, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित, ये सारी की सारी यहाँ पर घोषणा का प्रभाव पड़ता है। इसे अब हम पढ़ेंगे। घोषणा के प्रभाव। राज्यों के संवैधानिक तंत्रों के विफल होने पर निम्न परिणाम भुगतने होते हैं, जिसमें पहला है वैधानिक परिणाम या वैधानिक प्रभाव। इस कार्यकाल में राज्यपाल राष्ट्रपति के अधिकारों के रूप में कार्य करता है और संसद को राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। दूसरी बात, कार्यपालन संबंधी समस्त अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास आ जाते हैं। यानी और तीसरी बात है, पहली बात हमने पढ़ी कि राज्यपाल कार्य करता है राष्ट्रपति के अधिकारों के रूप में, और दूसरी बात पढ़ी कि अब सारी की सारी जो समस्त शक्तियां हैं कार्यपालन की वो भी अब राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है और राज्य सूची पर भी कानूनी रूप से राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है कि वो उस पर कानून बनाए।
अगला है गवर्नर व राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अधिकार। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित राज्य के किसी भी अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है। संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर अब तक 100 से अधिक उदाहरणों में अनुच्छेद 356 के अधीन संकट काल घोषित किया जा चुका है। पिछले वर्षों में पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा है। अगला है पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित। उक्त व्यवस्था में राज्य विधानमंडलों के पारित वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त होने के बाद ही उस पर कोई निर्णय लेता है। यानी कि जो भी पारित विधेयक है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित है और उन्हें इस समय पेंडिंग रख दिया जाता है, और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तभी राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय लेता है। तीसरा, वित्तीय संकट अनुच्छेद 360, पुनः दोहराएंगे 352, 356 और अंतिम है 360 वित्तीय संकट होने पर। वित्तीय आपातकाल घोषित करने की तिथि व विधि, ये क्या तरीका है कि किस प्रकार से वित्तीय संकट को घोषित किया जाए। अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत या भारत के किसी भूभाग के अस्तित्व या उसकी साख खतरा होने की स्थिति में यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है संसद द्वारा आपातकाल की पुष्टि तथा अवधि। प्रत्येक घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखा जाता है तथा 2 माह तक यदि अपने इस प्रस्ताव की पुष्टि न हो तो घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, और यदि हो जाती है तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट लागू कर देता है। घोषणा का प्रभाव, पहला है संघ सरकारों को राज्य की सरकार को वित्तीय मामलों में आर्थिक औचित्य बरतना होता है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य प्रकार के आदेश देने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। कि इस समय संसद आपातकाल की पुष्टि की घोषणा करती है और राज्य सरकारों को एक विशेष रूप से आदेश दिया जाता है कि वो अपने वित्तीय मामलों को औचित्यपूर्ण बरतें। औचित्यपूर्णता का अर्थ होता है कि यदि बहुत जरूरी कार्य हो वित्त का खर्च करने का तभी वो उस धन को खर्च करें, अन्यथा जितनी बचत कर सकते हैं वो उस समय बचत करें। अगला है सरकार के अधीन उक्त व्यवस्था के दौरान राज्य के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी कमी करने के आदेश दिए जाते हैं। अगला है राज्य के अधीन कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कमी। इसका अर्थ ये होता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं उनके वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है वित्तीय संकट के समय। लेकिन अभी हम लोग गुजर रहे हैं कोरोना काल से, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य थे, उनका 30% वेतन में कटौती की गई थी और स्वेच्छा से भी उन्होंने या भारतवासियों ने स्वेच्छा से भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी कुछ वेतन में कटौती की गई थी। तो ये समय है कि इस टाइप के कोई भी कारण हो जाते हैं जो भारत की राष्ट्रीय आय पर सीधा प्रभाव डालते हैं, तो उस समय सरकार के अधीन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। उक्त व्यवस्था के दौरान राज्य के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी के आदेश दिए जा सकते हैं। अगला है उक्त व्यवस्था में राज्य विधानमंडलों के पारित वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। कि यदि कोई विधेयक है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखे हुए हैं
और वो विधेयक आवश्यक भी है जारी करना, लेकिन इस समय उनको स्थगित कर दिया जाता है और सुरक्षित रख दिया जाता है राष्ट्रपति के से स्वीकृति के लिए। और जब ये संकट टल जाता है उसके बाद उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। अगला है सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती। हमने जब पहले भी एक बार पढ़ा था कि न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कभी वेतन और भत्तों में कटौती नहीं आती है, लेकिन केवल वित्तीय संकट है, अनुच्छेद 360 ही है, जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी कटौती कर सकता है। अगला है केंद्र व राज्यों के वित्तीय मामलों में संशोधन, कि केंद्र राज्यों को अनुदान देता है किसी विशिष्ट कार्यों को करने के लिए या उनके राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए, तो उस समय संकट के समय केंद्र राज्यों के वित्तीय मामलों में संशोधन कर सकता है, कभी कर सकता है। और अंतिम है मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था, कि मूल अधिकारों का भी निलंबन इस समय किया जा सकता है, कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों के निलंबन को भी संवैधानिक रूप से स्थगित कर सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो राष्ट्रपति की ये संकटकालीन शक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर वर्ष ये या तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ या राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ आती हैं। तो हमें दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से भी तो हमको दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो याद रहे 3 और अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 352, 356 और 307।